हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने CUET PG फिजिक्स का एक और वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 18 की। आई होप ये जो सीरीज़ चल रही है आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपके कोई भी जो डाउट्स हैं, जो भी आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और वो चीज़ आप ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर भी आप मैसेज या आपका जो भी डाउट है उसे वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, है ना। कल मैंने एक और ग्रुप बनाया था जो IIT JAM फिज़िक्स के लिए है। IIT JAM फिज़िक्स का मैंने पूरा जो शेड्यूल है वो पोस्ट कर दिया है, उसका ग्रुप भी मैंने बना दिया है। और उसमें जो कोर्सेज़ हैं वो वहाँ पे मैंने 20 मार्च लिखा हुआ है, हालांकि वो 15 कर लेना, तो उसको हम 15 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT JAM 2024 फिज़िक्स की तो उस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले सबसे पहले मैं आपको होली की जो शुभकामनाएं हैं वो देना चाहूँगा। कल भी होली थी और आज भी होली है। इंडिया के किसी पार्ट में कल थी होली, किसी पार्ट में आज है होली। तो यही हमारी कंट्री है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, फिर भी हम लोग एक हैं, तो यही इंडिया है। चलिए साहब, तो आज का वीडियो हम पढ़ें तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या होते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल और उनके जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद हम फ्री और बाउंड चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो देखेंगे। देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन रिलेशन बिटवीन देम, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं हमेशा से आपको ये कहता हूँ कि ये जो डेरिवेशन है आपको नहीं पढ़ने हैं। डेरिवेशन जो हैं आपको इतने याद नहीं रखने हैं, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, परंतु जो डेरिवेशन के बीच बीच में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरा जो डेरिवेशन आप लोगों को कराने का मोटो है, मैं आपको डेरिवेशन इसलिए कराता हूँ कि जो डेरिवेशन के अंदर बीच में छोटी छोटी बातें छुपी हुई हैं वो आप पकड़ लें, उनको आप अपने नोट्स में कॉन्सेप्ट के रूप में उसको मेंशन कर लें, लिख लें, है ना। बाकी ये जो डेरिवेशन है ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ आपसे। हाँ जी, तो आज बहुत सारा हमें पढ़ना है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात कंटिन्यू ना करके। तो डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था फोर्स, कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स में हमने एक फार्मूला लिखा था K(Q1Q2)/r²। शुरुआती लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। और K को मैंने बोला था ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ना। K का मतलब क्या था, यहाँ पर मैंने इसको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, जिसको बाद में जाकर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला था। एक बार उसकी हम वापस से चर्चा कर लेते हैं। इसको बोला था मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना, ये नाम दिया था मैंने इसको। फिर हमने दो बातें की थी कि यदि मीडियम है तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, और अगर वैक्यूम है तो इस फोर्स की वैल्यू यही रहेगी, है ना। ये बात हमने की थी। हमने बात की थी कि यदि मीडियम है तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, F/K, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जहाँ ये वाला जो K है इसको हमने नाम दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, वो क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी कि F प्रोपोर्शनल है Q1Q2 के और F प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आई। फिर तीसरी बात और कौन सी हमने समझी थी कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। ये वाला जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर, है ना। तो दिस फोर्स, तो फोर्स जो ये फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कूलम फोर्स, इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मीडियम बिटवीन देम। उनके बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है।
यानी कि मीडियम चेंज करेंगे तो ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करेगा। इतनी बात हमें पता है, मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है। तो वो जो मीडियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो मीडियम कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि हमने यहाँ पर नाम दिया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो जो मीडियम होगा वो कौन सा मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। अब सवाल ये है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। हमने एक तरह के मटेरियल पढ़े हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टर, और एक तरह के मटेरियल हमने पढ़े हैं जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर उनका जो न्यूक्लियस है, उनका जो नाभिक है, उसका कंट्रोल कम है। यानी कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर उसके जो मम्मी पापा हैं उनका कंट्रोल ही नहीं है, वो हाथ से निकल गया है ना। तो ऐसे ही कंडक्टर में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर उनके नाभिक का जो फोर्स है, यानी कि जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसका कंट्रोल बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहेंगे, आवारा मस्त गलियों में घूमेंगे। तो ऐसा जो मटेरियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। तो कंडक्टर के अंदर क्या है, लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। जबकि हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर मतलब कुचालक, ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, मम्मी पापा की सारी बातें मानता है, मम्मी पापा के पूरे कंट्रोल में है। तो ऐसा बच्चा जो तफरी नहीं मारता है ना। तो सेम कहानी इंसुलेटर के साथ है। तो इंसुलेटर के साथ के पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या उसके पास कोई फ्री चार्ज है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके एटम के अंदर जो भी चार्ज हैं वो स्ट्रिक्टली बंधे हुए हैं अपने न्यूक्लियर फोर्स से। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या, तो ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा ही नहीं। परंतु इसमें एक ऐसी कैटेगरी आ जाती है, इंसुलेटर के अंदर एक ऐसी कैटेगरी आ जाती है जिसको कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, यानी कि ऐसे इंसुलेटर जिनके ऊपर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो वो अपना बिहेवियर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ऐसे इंसुलेटर जिन पर यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो वो अपना बिहेवियर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर को हम क्या नाम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी दोज इंसुलेटर्स which changes their behavior which changes their behavior under external electric field ठीक है। तो इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे डाई इलेक्ट्रिक। इनको साहब आप क्या नाम दे दोगे, डाई इलेक्ट्रिक, है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं वो सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कूलम फोर्स। मतलब कि आपको ए ऑप्शन दे दिया F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, बी ऑप्शन दे दिया F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², सी ऑप्शन दे दिया डिपेंड्स ऑन मीडियम, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया, अ कंडक्टर इज अ मटेरियल विच हैज़ फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, बोथ और नन। फ्री चार्ज का मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बाउंड चार्ज का मतलब जो बंधा हुआ है ना। तो कौन सा आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला। इंसुलेटर कौन से होते हैं, जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जिन पे फोर्स भी लगा लें तो भी वो नहीं टूट रहे, तो वो इंसुलेटर हैं। डाइइलेक्ट्रिक क्या हो गया, ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर है परंतु यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रख दें तो अपने बिहेवियर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइइलेक्ट्रिक। अब एक सवाल और इसके ऊपर पूछ लिया जाता है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो करना है। मैंने हमेशा आपको कहा है ये कि ऐसी कई चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिन्हें हम छोड़ देते हैं कि यार ये तो बहुत सिंपल है, नहीं कर रहा, ये क्यों ही करूँ मैं। पर वही चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती है और हम फंस जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि विच वन ऑफ दीज molecules or which one of these material is the example of semiconductor।
इनमें से सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल कौन है? इनमें से कंडक्टर का एग्जाम्पल कौन है? इनमें से इंसुलेटर का एग्जाम्पल कौन है? इनमें से डाइइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल कौन है? तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है जब भी आप इस वीडियो को देखो, है ना। तो जब भी आप देख रहे हो तो 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितने भी आप मिनट लो, इसको पॉज करके, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पॉज करके आपका होमवर्क है कि आप गूगल पे या जो भी आपके नोट्स है वहाँ पे चेक करोगे बुक से कि कंडक्टर कौन से मटेरियल हैं, इंसुलेटर कौन से मटेरियल है, जो डाइइलेक्ट्रिक है वो कौन से मटेरियल है। कमेंट करके आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए साहब, तो अभी तक तो मैंने ये बात कर ली कि डाइइलेक्ट्रिक है क्या। अब होता क्या है, जो आइडियल डाइइलेक्ट्रिक है, क्या आइडियल डाइइलेक्ट्रिक है उसमें कोई भी चार्ज, फ्री चार्ज नहीं होता। आइडियल डाइइलेक्ट्रिक के अंदर देयर इज नो फ्री चार्ज, ऑल चार्ज आर बाउंड चार्ज। यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होगा, सारे के सारे जो चार्ज होंगे वो बाउंड चार्ज होंगे। बाउंड चार्ज का मतलब है वो बंधे हुए होंगे, ठीक है। तो इन एन आइडियल डाइइलेक्ट्रिक देयर इज नो फ्री चार्ज। आइडियल डाइइलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता। ये इनको मैं आपको पॉइंट्स के रूप में बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो है ना, इनको आप ध्यान रखना। अब यदि मैंने कहा कि इंसुलेटर, वैसा वो इंसुलेटर जिसको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में रख दें, यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया के अंदर रख दें तो वो अपना बिहेवियर क्या कर ले, चेंज कर ले, तो ऐसा जो इंसुलेटर है वो क्या कहलाएगा, डाइइलेक्ट्रिक कहलाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इस डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो होगा क्या कि जो डाइइलेक्ट्रिक के जो एटम्स हैं, डाइइलेक्ट्रिक के जो एटम है, एटम के अंदर जो चार्जेस हैं, वेदर इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, वो क्या करेंगे, उनके जो मास सेंटर्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये डाइइलेक्ट्रिक है कोई, ठीक है, इस डाइइलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा, इसके अंदर जो एटम्स हैं, मान लो ये एक एटम है, ये एटम है, इनिशियल कंडीशन में क्या है, बाउंड कंडीशन में, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना दूं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनिशियल कंडीशन में क्या है, बाउंडेड है, इसके चार्ज जो हैं बंधे हुए हैं। बंधे होने का मतलब क्या है कि ये मान लो इसका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इसके नेगेटिव चार्ज हैं उनका मास सेंटर और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है उनका मास सेंटर सबका जो है वो एक ही जगह पर रहेगा। ये मास सेंटर हो गया इनका और ये एक ही जगह पर है इनिशियल कंडीशन में, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा। अब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने रख दिया तो क्या होगा, तो ये जो एटम है, इस एटम में जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मास सेंटर और जो पॉजिटिव चार्ज का मास सेंटर, मान लो पॉजिटिव का ये है और नेगेटिव का ये है, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो जो पॉजिटिव है उसको तो ये अपने साथ खींचेगा और जो नेगेटिव है वो इसके किधर जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा। तो ऐसा होने से दोनों तरह के जो चार्ज हैं उनके बीच में क्या आ जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दोनों तरह के चार्ज के बीच में, ठीक है। तो दोनों तरह के जब चार्ज, दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और उनके बीच में डिस्टेंस। तो सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, एक माइनस का हो जाएगा और एक किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और उनके बीच में क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। क्या क्रिएट हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक के जो एटम्स हैं, डाइइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं उनके जो मास सेंटर हैं उनका अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना, द फिनोमिना इन विच द मास सेंटर्स ऑफ चार्जेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक डिस्प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस, अपनी जगह से जब ये डिस्प्लेस हो जाते हैं तो ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन।
ठीक है। तो पोलराइजेशन जो है वो क्या होगा, पोलराइजेशन जो फिनोमेना है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक from their position is known as polarization। हिंदी में बोले तो जो परमाणु हैं, डाइलेक्ट्रिक के जो परमाणु हैं, उस परमाणु के जो आवेश हैं उनका अपने केंद्र से दूर चला जाना, उन दोनों केंद्रों के बीच में एक दूरी आ जाना, इस घटना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। इस पोलराइजेशन की वजह से दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इस पोलराइजेशन को हम लिखते हैं कैपिटल P से, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चल के हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, आगे चलकर हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, देखेंगे डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, है ना। और आपसे ये जो फॉर्मूला है ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर पोलराइजेशन। इसकी यूनिट भी होती है, यूनिट आपको निकाल के बतानी है मेरे को क्या आएगी, है ना। यूनिट क्या आएगी वो मेरे को कमेंट में करके बताना है, इसकी यूनिट क्या आएगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर जो डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक की जो परमिटिविटी होगी, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कि हम ये नाम भी देते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर या फिर के से भी लिखते हैं, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीन्स एप्सिलॉन आर और के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। हमने ये भी बात की थी कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो वैल्यू है एप्सिलॉन की या के की, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने सिर्फ ये बात की है कि डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा। उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है वो थ्योरेटिकल वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन बन रहा है और वही आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर कमेंट करके नहीं पूछ सकते और आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने मैसेज को जो भेजकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आगे बात करें, फिर हम बात करें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल एंड देयर परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एटॉमिक एंड देयर मॉलिक्यूलर डाइपोल एंड देयर परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है कि जो एक एटम है, लेट सपोज ये एक एटम है और इस एटम का ये एक न्यूक्लियस है, इस एटम का ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है, इस न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ बने हुए शेल्स, इसके चारों तरफ बने हुए हैं कौन, शेल्स। और इन शेल्स के अंदर कौन चक्कर लगा रहा है, इन शेल्स के अंदर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इन शेल्स के अंदर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लेते हैं ये बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर लगा रहे हैं चक्कर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ मेरा इन चीज़ों से क्या मतलब है, मेरा ये मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इनका कंबाइंडली एक सेंटर होगा जहाँ पर इनका मास कॉन्सेंट्रेट करेगा। और सिमिलरली जो प्रोटॉन है
जो न्यूक्लियस के अंदर है उसका भी एक सेंटर होगा जहां उसका मास कॉन्सेंट्रेट करेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मार रहे हैं इनका कंबाइंडली एक सेंटर होगा जहां पर सभी का मास मिलाकर क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। और जो प्रोटॉन है उसका भी एक सेंटर होगा जहां पर उसका मास कॉन्सेंट्रेट करेगा। क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो पहली कंडीशन, इफ, मैं बोल रहा हूं इफ मास सेंटर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं बोलूंगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं, प्रोटॉन ही बोल लेते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कोइंसाइड, यदि इन दोनों के मास सेंटर क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास सेंटर भी यहाँ पर आ गया एक ही जगह पर, और जो प्रोटॉन का मास सेंटर है वो भी एक ही जगह पर आ गया। तो दोनों चार्ज एक ही जगह पे हो गए, दोनों चार्ज एक ही जगह पे, यानी कि प्लस भी यहीं है और माइनस भी है, दोनों एक ही जगह पर हैं। तो इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इनके बीच में जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो इनके बीच में कोई डायपोल मोमेंट ही नहीं होगा, और जब इनके बीच में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जब मास सेंटर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कोइंसाइड देन देयर इज नो डायपोल मोमेंट, there is no dipole moment between them, there is no dipole moment between them, hence these types of molecules or atoms are called क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके जो मास सेंटर हैं, किसके मास सेंटर, जो उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसके मास सेंटर कोइंसाइड कर जाएं, और उनका जो डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट कितना हो, जीरो हो। उनका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो, जीरो हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो इसके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है CH4, एक होता है CCl4, एक होता है O2, और O2 नहीं होगा H2, एक होगा कौन सा, H2 और ETC। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो एक बार आप देख लेना, मेरे पास जो अवेलेबल थे वो मैंने आपको बता दिया। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये आपको ऑप्शन में लिख के दे दिए कि CO2, CH4, CCl4, एक और कॉम्बिनेशन बना दिया कोई कि इनमें से कौन नॉन पोलर है और इनमें से कौन पोलर है। नॉन पोलर कौन है, नॉन पोलर वो हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो जिनके प्रोटॉन्स हैं उसका जो मास सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो वो नॉन पोलर है। और उस नॉन पोलर का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ CO2 की, तो ये बीच में बैठा दिया मैंने C, और इसके दोनों तरफ बैठा दिया मैंने ऑक्सीजन, यहाँ पे बैठा दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो डायपोल है, जो डायपोल मोमेंट है वो किधर से किधर की तरफ होता है, नेगेटिव से और पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में डायपोल मोमेंट होगा अगर इस तरह से, तो लेट सपोज ये P1 है, और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, इधर, है ना। ये कितने लोगों को नहीं पता कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर नहीं पता है तो फिर बेटा तैयारी गड़बड़ चल रही है तुम लोगों की। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से किधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये सेम सी मिरर इमेज है इधर और इधर, यानी कि P1 और P2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका अगर नेट डायपोल मोमेंट निकालूं मैं तो वो किसके बराबर आएगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि सेम कंडीशन है, सेम कहानी है, सिमेट्री है। तो P1 बराबर क्या होगा, P2। तो यहाँ से जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या आ गया, जीरो। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है,
ये है नॉन पोलर। कौन सा है? नॉन पोलर। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर जो है उसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है। इसको आगे चल के हम देखेंगे भी कि जो नॉन पोलर है उसको पोलराइज किस तरह से किया जाता है। परंतु अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका डायपोल मोमेंट कितना रहेगा? 0। अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में ले आया जाए तो उसको भी किया जा सकता है? पोलराइज। तो एक कंडीशन हमने ये पढ़ ली कि नॉन पोलर क्या होते हैं। तो नॉन पोलर में हमने ये पढ़ा कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके जो मास सेंटर हैं वो क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि एक ही जगह हैं। यदि ऐसी कहानी हो कि इनके जो मास सेंटर हैं वो कोइंसाइड नहीं करें, तो मास सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस आएगी तो क्या क्रिएट होगा? डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा तो ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं उसको हम क्या नाम देंगे? पोलर मॉलिक्यूल या पोलर एटम्स। ठीक है। तो यदि इफ मास सेंटर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स are not coincide, then a dipole moment will develop between them, and this type of atom or molecule is known as polar atom or molecule। ठीक है। तो इस तरह के क्या कहलाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल। दो बातें इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर के लिए उसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। अगर मैं बात करूं पोलर की, तो पोलर के लिए उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी है कि नॉन पोलर के लिए जो उसका डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा, जबकि जो पोलर है उसके लिए उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि हो गया HCl, और हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और हो गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और हो गया CH, एक हो गया H2O। ये एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये पोलर, इनमें से कौन सा पोलर का एग्जाम्पल है और इनमें से कौन सा नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अब ये जो पोलर हैं वो कैसे हैं वो भी देख लेते हैं हम। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा या इनका जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसा होगा, जैसा कि H2O का बनाया जाए। O ज़्यादा बड़ा नहीं बन गया, O, ये H और ये H। ठीक है। अब यहाँ पर किसी तरह की कोई सिमेट्री तो है नहीं, इसको माइनस दे दो, इसको प्लस, इसको प्लस। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसे, और यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे। लेट सपोज ये P1 है और ये P2 है। अब ये दोनों के जो नेट डायपोल मोमेंट है वो किसके बराबर हो गया? वो हो गया P1 प्लस P2। अब क्योंकि सिमेट्री नहीं है तो ये 0 कभी भी नहीं होगा। तो ये 0 नहीं होगा तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया पोलराइज्ड, है ना। ये कौन सा हो गया? पोलराइज्ड। तो अभी तक हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। एक टॉपिक हमने किया डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी के बाद हमने डिस्कशन कर लिया कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर एटम हैं, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर के लिए जो उसका डायपोल मोमेंट है वो 0 किस तरह से होता है, नॉन पोलर के लिए उसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 किस तरह से होता है। पोलर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नॉन पोलर के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इसकी यूनिट क्या है। ये सवाल पूछ लिया जाता है इसकी यूनिट क्या है ना। ये होमवर्क है तुम्हारा,
ये मेरे को बताओगे तुम कि इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। और देखते हैं तुम कितना सीरियसली पढ़ते हो या कितना सीरियसली चीज़ों को देखते हो। तो दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, एक हमने पढ़ लिया पोलर नॉन पोलर और एक हमने पढ़ लिया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या है और उसकी क्या क्या उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की शुरुआत में कंडक्टर की। तो हमने बात की थी कंडक्टर का मतलब वो होता है ऐसे मटेरियल जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जब जो नाभिक है, नाभिक जो बल लगा रहा है, मतलब न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, उसके जो आउटर शेल है ना, एटम का जो आउटर शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वैलेंस शेल्स हैं, जो उनके अंदर जो चार्ज पड़े हैं उनको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाए जाने वाला जो बल है, लगाया जाने वाला जो फोर्स है, कौन किसके द्वारा, उस न्यूक्लियस के द्वारा। तो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बहुत कम है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, यदि थोड़ा सा थर्मल एनर्जी दे दी जाए, यानी थोड़ा सा उकसा दिया जाए इनको, थोड़ा सा इनका टेम्परेचर दे दिया जाए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल कर और कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसलिए इनका क्या नाम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसलिए इनका क्या नाम होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कहानी क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑफ एटम, आउटर शेल ऑफ एटम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहानी क्या होगी कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनका इफेक्ट कम रहेगा, है ना। तो वेरी लेस इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट कम रहेगा, मतलब ये कम बंधे हुए रहेंगे मम्मी पापा से। तो कम बंधे हुए रहेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे या रूम टेम्परेचर पर और थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देने पर ये क्या होंगे, बाहर चल लेंगे, उस आउटर शेल में जिसमें बैठे ना वहाँ से बाहर निकल लेंगे। मतलब कि बच्चा रात को घर की जो खिड़की है उसको कूद कर गायब हो गया। तो when small thermal energy is given, small thermal energy is given or at room temperature, they left from outer shell। तो आउटर शेल से ये क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। कौन निकल जाएंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कहलाएंगे, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बाहर तो निकल गए, बाहर निकल गए तो क्या हुआ, बाहर भाग के कहीं जाएंगे, है ना। परंतु ये किसके अंदर बैठे हैं, कंडक्टर के अंदर बैठे हैं। किसके अंदर बैठे हैं, कंडक्टर। ये कंडक्टर बना दिया मैंने, ये कंडक्टर बन गया। अब कंडक्टर की जो सरफेस है, कंडक्टर की जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बैठे हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना। सरफेस के ऊपर कौन बैठे हैं, पॉजिटिव चार्ज बैठे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या करेंगे, पोटेंशियल बैरियर दे देंगे, है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक वर्ड होता है विभव रोधिका, पोटेंशियल बैरियर। तो ये क्या डेवलप कर देंगे, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये पुलिस वाले बन के खड़े हैं। ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये पुलिस वाले बन के खड़े हुए हैं। जैसे पुलिस वाले नहीं लगाते, बैरियर लगा रखा है, गुंडे, हम लोग जा रहे हैं बाइक पे, पुलिस वाले ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, हम वापस कहाँ चले जाते हैं, अपने हॉस्टल में। तो यहाँ पर हमें रोक लिया कि हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये जो उछल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उछल रहे थे, ये वापस चुपचाप कहाँ बैठ जाएंगे, इसके अंदर ही बैठ जाएंगे। इसके अंदर ही बैठ जाएंगे तो अंदर ही मरमुरा जाएंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। हमने ये पढ़ा भी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जीरो। परंतु यदि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, यदि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, लो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं।
तो अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये बैटरी लगा दी, ये बैटरी लगा दी, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होगा, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो किधर की तरफ चल पड़ेंगे, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़ेंगे। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़ेंगे, है ना, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़ेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है बैटरी की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की यही मोशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, करंट नाम देते हैं, है ना, यही पढ़ा है तुमने। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, करंट नाम देते हैं। ये कब हुआ, जब हमने इस कंडक्टर को किसके साथ जोड़ा, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ा। तो उस केस में क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर की तरफ चल पड़े, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़े, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल पड़े। और बैटरी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उनके अपोजिट थी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की यही डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है उसको ही हम क्या नाम देते हैं, करंट, है ना। तो व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves opposite to direction of electric field, then their motion against electric field develop or known as current, is known as current। तो सवाल ये बना कि यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर करंट, करंट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आप लोगों को पता होगा कि जो करंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, पर यहाँ पर पूछने का तरीका ऐसा है कि इनमें से करंट के लिए कई सही स्टेटमेंट कौन सा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रहे हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही खड़े हैं, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। तो जब मेरे जो लेक्चर होते हैं उनमें ठीक है, थ्योरी जो तुम पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे क्या लगता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ क्वेश्चन भी बनाने आने चाहिए, क्वेश्चन भी फ्रेम करने आने चाहिए कि कोई आदमी कितने दिमाग के घोड़े चला सकता है, कितने दूर तक दिमाग को चला सकता है कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाए या कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है वो कौन सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर करंट, इस तरह से, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात कर ली मैंने किसकी, फ्री चार्ज की। तो ऐसा जो चार्ज होगा जिसके ऊपर उसके पापा मम्मी का कंट्रोल नहीं है तो उसको हम क्या नाम देंगे, फ्री चार्ज। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, बाउंड चार्ज की। तो बाउंड चार्ज की अगर बात करें, बाउंड चार्ज, तो बाउंड चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो कि एक इंसुलेटर में है, यानी कि जिसके ऊपर जो नाभिक है, नाभिक बोले तो न्यूक्लियस का पूरा डंडा है, न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके ऊपर इफेक्टिवली लगी हुई है। तो इफेक्टिवली जब उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगी हुई है तो उस स्मॉल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर और थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देने पर भी वो अपने आउटर शेल को नहीं छोड़ेगा, वो टाइटली बाउंडेड है किसके साथ, न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ, ठीक है। तो चार्ज या व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल is tightly bounded with nuclear force, then this is known as
नॉन एज बाउंड चार्ज। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? बाउंड चार्ज नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? बाउंड चार्ज नाम देते हैं। तो बाउंड चार्ज कैसा चार्ज होगा? बाउंड चार्ज वो चार्ज है जिसके अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर जो आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरा कंट्रोल है, उसने उसको स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। तो ऐसा चार्ज क्या कहलाएगा? बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज एक ऐसा चार्ज होगा यदि रूम टेम्परेचर की बात की जाए या उसको थोड़ी बहुत हीट भी दी जाए, थर्मल एनर्जी भी दी जाए, तो भी वो निकल कर भागेगा नहीं। तो ऐसा चार्ज क्या कहलाएगा? बाउंड चार्ज कहलाएगा। अब इस बाउंड चार्ज के लिए क्या कहानी है? इस बाउंड चार्ज के लिए यदि मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, किसके अंदर रख दूं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यदि इस बाउंड चार्ज को, ये कोई मैंने डाइलेक्ट्रिक ले लिया या इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक ले लिया, तो इसके अंदर मैंने इस पर क्या लगा दिया? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जैसे मैंने कंडक्टर पे लगाया था। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया यहाँ पर। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर की डायरेक्शन में होगा? ये डायरेक्शन होगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने ये पढ़ा था कि जो हमने बात की थी कि जो डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, उनके जो मास सेंटर हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, जिसके अंदर इनिशियली जितने भी जो चार्जेस थे वो सारे बाउंड चार्जेस थे, पर जब हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से इसके अंदर के जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो अपनी जगह से क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए। वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठे हो गए सारे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सरक गए। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर अलग से ही दो टर्मिनल बन गए, नेगेटिव एक जगह इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव एक जगह इकट्ठे हो गए। तो अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। हालांकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो गई। और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जिसको आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी कि किस वजह से ये क्रिएट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को, है ना, या इस इंसुलेटर को जिसके अंदर बाउंड चार्जेस हैं, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से क्या हुआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से इसके अंदर के जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, उनके जो सेंटर्स हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए। नेगेटिव जो हैं वो किधर की तरफ चले? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, और जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चले गए, है ना। तो ऐसा करने से अंदर क्या क्रिएट हो गया? पोलराइजेशन हो गया। ऐसा होने से अंदर क्या हो गया? पोलराइजेशन, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ, ठीक है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुआ। तो ये सारे मिलकर जो इफेक्ट है अपना, वो क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। यदि मैं बैटरी को हटा लूंगा तो वापस से कौन सी कंडीशन बन जाएगी? नॉर्मल कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी? फ्री चार्ज की और बाउंड चार्ज की, ठीक है। समझ में आ गई होगी। तो बाउंड चार्ज के अंदर क्या हुआ? बाउंड चार्ज के अंदर मैं लिख देता हूं, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, ऐसा लिखता हूं, व्हेन अ बैटरी, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल बैटरी, then atoms, then charges of atoms or molecules of dielectric displace from their position, ठीक है, अपनी जगह से
डिस्प्लेस हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ जाते हैं, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पॉजिटिव चार्ज किधर जाते हैं, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्रिएट क्या कर देते हैं, डायपोल मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ आपसे ये पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि फ्री चार्ज क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि बाउंड चार्ज क्या होते हैं, फ्री चार्ज क्या होते हैं, बाउंड चार्ज। एक वर्ड आएगा आगे रो एफ, रो एफ। रो का मतलब हम जानते हैं रो सिग्मा, सिग्मा का मतलब हम जानते हैं सिग्मा, सिग्मा को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या नाम देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस सिग्मा के लिए। तो एक वर्ड लिखेंगे हम सिग्मा एफ और एक हम लिखेंगे सिग्मा बी। तो इसका मतलब होगा फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक वर्ड लिखेंगे हम सिग्मा बी, इसका मतलब होगा बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होगा, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक का मतलब क्या होगा, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एंड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, हिंदी में इसको कहेंगे, इंड्यूस्ड का मतलब है प्रेरित, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव और परमाणुीय द्विध्रुवता, है ना। हिंदी में भी लिख देता हूँ, कई बच्चों की ये शिकायत होती है मुझसे कि मैं हिंदी में नहीं बोलता, इतना तो बोल रहा हूँ और कैसे बोलूँ। प्रेरित, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव व परमाणुीय, परमाणुवीय, परमाणुवीय, परमाणुवीय ध्रुवणता, ध्रुवणता, परमाणुवीय ध्रुवणता। ठीक है, देखो भाई, हमारे पास एक एटम है, उस एटम के बीच में कौन बैठा है, नाभिक बैठा है। नाभिक बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बैठा है। और उसके चारों तरफ कौन चक्कर मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों का मास सेंटर इनिशियली क्या है, सेम है। दोनों का जो मास सेंटर है वो इनिशियली क्या है, सेम है, जो रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है। तो दोनों का मास सेंटर इनिशियली सेम है और दोनों के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी डायपोल मोमेंट इनके बीच में नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब हमने इसी एटम को उठाकर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। तो इसी एटम को उठाकर जब हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, जैसा कि इसका स्वभाव है। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या काम करेगा, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सरका देगा, यानी कि अपने साथ लेके जाएगा, और जो नेगेटिव है वो उसके दूर भागेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात है कि जो पॉजिटिव है यानी कि जो प्लस वाला है, प्लस, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा, और जो नेगेटिव वाला है वो उससे कुछ दूरी बना लेगा। क्या बना लेगा, दूरी बना लेगा। लेट सपोज कि जो इलेक्ट्रॉन का मास सेंटर है वो यहाँ पर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का मास सेंटर हो गया, और ये किसका मास सेंटर हो गया, ये प्रोटॉन्स का मास सेंटर हो गया, है ना। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब कि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा हुआ है। और मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस अब आ गई है वो डी है। डी क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और जो रेडियस है, रेडियस किसकी, रेडियस जो इलेक्ट्रॉन का जो शेल बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो कंबाइंड एक शेल बन रहा है, उसकी रेडियस है ए। और जो नाभिक है, नाभिक जो एटम है, एटम बोले तो परमाणु, परमाणु की जो रेडियस है वो डी है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन चार्ज। और फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई। क्यू रिप्लेस हो जाएगा ई से, ई इंटू ई। अब हम ये मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यदि स्पेयर ऑफ रेडियस डी, स्पेयर ऑफ रेडियस डी के लिए चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाली जाए, तो हमें बहुत अच्छे से पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब चार्ज कौन है, ई, चार्ज कौन है, ई, तो ई। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम जो ये इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पेयर बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, ए, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब। हमें क्या निकालना है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है वो क्या है,
तो उसके लिए यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इस स्पेयर से, इस स्पेयर के वॉल्यूम से। तो रो ई अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब इंटू 4/3 पाई डी क्यूब, 4/3 पाई डी क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, चार्ज की, जो उस स्पेयर डी के अंदर प्रेजेंट होगा। कितना आ जाएगा, ई डी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो डी क्या हो गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ए क्या हो गया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। अब क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो यहाँ पर कूलम फोर्स भी लगेगा। तो कूलम फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, तो एक का चार्ज हो गया E, एक का हो गया Q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस D है, तो इसको हमने D स्क्वायर लिख दिया। तो इसको हमने अगर यहाँ से Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से Q की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, ये वाली, इन दोनों को कंपेयर करो, इसको और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करो। तो ये भी फोर्स की वैल्यू दे रहा है और ये इक्वेशन भी किसकी वैल्यू दे रही है, फोर्स की। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से E कैपिटल E इक्वल्स टू हो जाता है के स्मॉल ई स्क्वायर डी अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से E इंटू डी की जो वैल्यू आती है वो आती है E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, A मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेल है उसकी रेडियस, और K का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो ED आ गया। अब हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू उसके बीच, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये एक तरह से किसका काम कर रहा है, डायपोल मोमेंट का ही काम कर रहा है। तो डायपोल मोमेंट P किसके बराबर हो गया, E इंटू डी, ये बराबर हो गया E ए क्यूब अपॉन K। K की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K E ए क्यूब। मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 4/3 पाई ए क्यूब, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेल है उसका वॉल्यूम बन गया। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, V से, तो ये आ गया वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है ना। ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कहलाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। जो कि यहाँ पर ये बात चल रही है ना, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव, तो ये कहलाएगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अब यदि एक्सटर्नल फील्ड लगा हुआ है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। कैसे भाई, यहाँ पर चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्योंकि प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी कि जो डायपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिसको हमने किससे लिखा, अल्फा से। ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है और ये है अल्फा। ये जो अल्फा है इसको हम कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या नाम देते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ये जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है ये किसके बराबर हो गई, डायपोल मोमेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से P अपॉन E की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, P अपॉन E की वैल्यू बराबर आ रही है, यहाँ से देखो, यहाँ से P अपॉन E की वैल्यू बराबर आ रही है किसके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या, K ए क्यूब, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K क्यू लिखा हुआ है, मैंने इसको हटाओ यहाँ से, है ना, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A क्यूब इसके बराबर आ रही है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करो तो P अपॉन E को क्या लिख सकते हो, अल्फा। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू जो आ गई वो किसके बराबर आ गई, अल्फा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब, जहाँ A क्या है, रेडियस है किसकी, इलेक्ट्रॉन जो स्पेयर बना उसकी रेडियस। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है वो A0 के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। A0 मतलब क्या होता है, बोहर रेडियस, है ना, बोहर्स रेडियस। तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स प्रोपोर्शनल क्या आ गया, A0 क्यूब। तो यहाँ पर A की जगह हम क्या लिख देंगे, A0 क्यूब। इस अल्फा की यूनिट किसके बराबर होगी, P अपॉन E। तो P का मतलब है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है,
कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। क्या इसकी यूनिट होती है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की क्या फॉर्मूला होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये किसके प्रोपोर्शनल है ना। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर आया इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, उसका जो ये फॉर्मूला है वो क्या होता है, ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आज काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर शायद, है ना। तो अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके बहुत सारे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 19 में। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी मैंने आज के लेक्चर में तुम्हें बताया है वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ भी तुम्हें दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका जो असाइनमेंट है मैं अभी ये क्लास ख़त्म होने के बाद, जस्ट ख़त्म होने के बाद अपलोड कर दूंगा। हालांकि इसके जो क्वेश्चंस हैं, शुरुआत का एक क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के बाद कर लोगे, और अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो वो कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 19 में हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, है ना। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।